जुग्गन के पैरों में दर्द हो रहा था, इसलिए वो स्टेज से हटकर पड़ी कुर्सियों में से एक पे विराजमान हो गई। क्या हुआ है? निग्गी जो सारा वक्त उसका साया बनी उसके साथ साथ थी, उसने फट से सवाल किया। यार, मुझे ऐसे मालूम हो रहा है जैसे हील अपनी जिंदगी में पहली दफा पहनी है। मेरे पैर तो एक तरफ, टांगे भी दर्द कर रही हैं। असल में महीने भर से इतनी मसरूफियत रही है, आराम करने का तो तुम्हें वक्त ही कम मिला है, इसलिए थकावट के बायस ये सब हो रहा है। आज घर जाकर लंबी तान कर सोना। हाँ, ऐसा ही करूंगी। वो मुसलसल हाल के दरवाजे को देख रही थी जिसपे निग्गी ने फिर टोका। अब वहाँ किसको ढूंढ रही हो? ताशफीन भाई हमारे साथ नहीं आए हैं। बदतमीज, मुझे इल्म है कि वो मसरूफ है, मगर मैं कब से देख रही हूँ कई मर्द औरतों के हाल में आ जा रहे हैं, मगर मेरे भाई या अब्बू एक दफा भी नहीं आए। हाय मेरी यादाश्त! निग्गी अपने माथे पे हाथ मारा। मैं तुम्हें बताना भूल गई, हसीब का फोन आया था। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वो पीछे रह गए। कह तो रहा था कोशिश करेगा जल्दी कोई दूसरी गाड़ी लेकर आए, पर मुझे लगता है कि अभी तक नहीं आया। ये कब की बात है? यही कोई 1.5 घंटा पहले की, जब बारात आकर बैठ गई थी। अम्मी ने मामू जी को मिलनी करवानी थी, तब इल्म हुआ मामू तो बारात के साथ पहुंचे ही नहीं हैं। वो जरा मेरी कजनों के फैशन तो देखो। अगर मनीर ना भागता तो इस वक्त ये सब की सब मेरी नंदे कहला रही होती। हाय वे मनीरू, तेनु चुक्कन एजेंसियां वाले मार मार के जुतियां तेरा हलवा बना दे। क्यों बेचारे को बद्दुआएं दे रही हो? तुम्हें उससे कई दर्जे अच्छा शोहर मिल गया है। जुगन ये नोट करके हंस पड़ी कि कैसे फारिस के हवाले पे निगी के गाल लाल हुए थे, पलकें थर थराई थी। हाय मैं सदके जाऊं, मेरी निगी फारिस के नाम पे शर्मा रही है। तुम्हारा देवर एक नंबर का लफंगा निकला। मैंने तो निकाह के लिए इसलिए हाँ कर दी कि मुझसे छोटा है, हमेशा मेरे रोब में रहेगा, पर मैं उसकी मासूम नजर आने वाली शक्ल से धोखा खा गई। आज ही मुझ पे बड़ा दर्दनाक इंकशाफ हुआ है। वो क्या, उसके तो फरिश्ते भी मेरे रोब में नहीं आने वाले। जुगन को हंसी रोकने में नहीं आ रही थी। तुमने हमारे बच्चे की सलाहियतों को अंडर एस्टिमेट किया था। खैर, मेरी माँ को अब पता चलेगा कैसा छलावा दामाद मिला है। कल से तो उनके पैर ही जमीन पे नहीं आ रहे, जैसे बेटी नहीं ब्याही बल्कि कारून का खजाना दरियाफ्त कर लिया है। अच्छा चलो उठो, अब बरी दिखाने की बारी है। और तुम्हारी दोहरी दोहरी रिश्तेदारी है, लड़के की बहन भी हो और भाभी भी। सबसे पहले बरी भी तुम ही दिखाओगी। मैंने ये काम अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया, ना ही मुझे इसके करने की कोई अकल है, इसलिए प्लीज तुम मुझे माफी रखो और मेरी तरफ से भी तुम खुद ही दिखा लो। यही ड्रामा तुमने देवर को सुरमा लगाने के वक्त भी किया था। क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान ही हो गया। हमारी बड़ी भाभी ने सोने का सेट बिस्मिल्लाह करके थाम लिया कि जी चुग्गन को सुरमा लगाना नहीं आता तो मैं लगा लेती हूँ। भाई निगी, ये ज्यादती है, असल हक भाभी का ही था। अच्छा, उसने जो अलैदा मेरी माँ को ब्लैकमेल कर करके अपने इतने महंगे महंगे 4 जोड़े बनवाए थे और एक शॉर्ट सेट, और अब तुम्हारे वाला भी दबा कर बैठ गई है। हाय अल्लाह, ये लालची औरतें, उनको जितना मर्जी दे लो फिर भी इनकी आंखें नहीं भरती। और आम तौर पे यही भाभी मेरी माँ को पानी का गिलास तक नहीं पूछ कर राजी। ड्रामेबाज औरत! अच्छा बस करो, क्यों अपना मालनामा खराब करती हो? उसके मामलात उसके साथ, तुम्हारे तुम्हारे साथ। वैसे मैं हूँ बड़ी खुशकिस्मत। अच्छा जी, वो कैसे? भाई पप्पू की बीवी को भी सियासतदान जेठानी मिलने वाली है। तुम्हारी जेठानी तो बारूद की सुरंग, बस एक मेरी ही जेठानी अल्लाह लोकनी है, दिल की साफ, इखलाक की अच्छी। हाय वो क्या कहते हैं, बनेगी जो मिल बैठेंगे सियाने दो। जुगन हंसते हुए पूछने लगी, दीवाने दो तो सुना था, ये सियाने दो किसने इजाद किया? ऑफ कोर्स मैंने। मीरा के अंदाज में ऑफ कोर्स को खींचते हुए बोली तो जुगन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। मेरी माँ, ये मेरे हाथ देख, मैं इस वक्त हंस नहीं सकती, तबीयत बड़ी डाउन हो रही है। तुमने खाना भी अच्छी तरह से नहीं खाया, क्या तुम्हारे लिए कुछ मंगवा दूं? हो सकता है भूख लगी हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पेट पहले से ही बहुत फुल है। खाने की शक्ल देखकर ही दिल उचाट हो गया था। मुझे लगता है थकावट और कल रात की परेशानी ने मिलकर मुझे बुखार में मुबतला कर दिया है। घर जाकर दवा लूंगी, तुम जाओ बरी दिखाओ, प्लीज मुझे मत घसीटो, मैं यहाँ बैठकर देखती हूँ। आखिर ये क्या रस्म है? चलो क्या याद करोगी, तुम्हारी इस शक्ल पर रहम खा ही लेती हूँ।
जुगन वहीं बैठी रही। निगी की भाभी बड़ी वाले भारी भारी ट्रंक मंगवा कर खोल चुकी थी। सारी खवातीन अपनी निशिस्तें छोड़कर स्टेज के गिर्द इकट्ठी होकर खड़ी हो गईं और दूल्हे वाली औरतों ने बारी बारी बड़ी की सारी आइटम, कपड़े, जूते, परांदे, रुमाल तक नुमाइश करके हाजरीन को दिखाए। जब तक रुखसती नहीं हुई, जुगन लड़कियों के साथ बैठकर सारी रसूमात देकर इंजॉय करती रही। रुखसती के वक्त अब्बास उसके पास आया। आपा चले, भाई लेने आया है। उसने नहीं पूछा कौन सा भाई, थकावट इतनी हो रही थी कि बस शुक्र अदा करती निगी वगैरह को बताकर अब्बास के साथ निकल आई। जब तक उसने सीट पर बैठकर दरवाजा बंद करके अपना रुख मोड़कर ड्राइवर को देखा, गाड़ी रेंगते हुए आगे बढ़ने लगी थी। फारस या हसीब की बजाय ताशफीन को देखकर उसने खफगी से गर्दन मोड़कर रुख सीधा कर लिया। गर्दन अकड़ा कर विंडो स्क्रीन के पार देखने लगी। दिल ही दिल में अज़म पुख्ता किया कि उसे बावर करवाएगी कि ताशफीन के साथ सफर मजबूरन कर रही है। भाई, जिस आदमी की अदालत में पेशी थी, क्या उसको सजा हो गई है? अब्बास के सवाल पे सिर्फ ताशफीन ही नहीं, जुगन ने भी चौंक कर ताशफीन की जानब देखा, क्योंकि उस सवाल के जवाब की उसको भी तलब थी, मगर खुद से पूछने का कोई इरादा न रखती थी। अभी नहीं। ताशफीन की नजरें सामने रोड पे लगी थी। शाम उतर रही थी। सूरज बिल्कुल आंखों के सामने गुरूब हो रहा था। ताशफीन की आंखों में रोशनी पड़ रही थी, मगर जहन इस कदर उलझा हुआ था कि सन ब्लॉक पैड नीचे करने का ख्याल ही नहीं था। गाड़ी में हल्की बीट पे म्यूजिक चल रहा था। हाजी महबूब कवाल पीर मुहिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गोलरा शरीफ का कलाम पढ़ रहे थे। मजबूर हूँ, लाचार हूँ, ए जाने तमन्ना, मैं जीने से लाचार हूँ, ए जाने तमन्ना। जुगन ना चाहते हुए भी मुतवज्जा हो गई। अल्फाज ही ऐसे थे। मुद्दत हुई मैंने तुझे देखा नहीं, मैं तशनाए दीदार हूँ, ए जाने तमन्ना। जुगन की आंख में पानी जमा होने लगा। गुलकार कह रहा था, आंखों पे बिठाऊं के लेजे से लगाऊं, मैं तेरा पुरसितार हूँ, ए जाने तमन्ना। उसने एक चोर नजर ताशफीन पे डाली, जहाँ संजीदगी ही संजीदगी थी, खामोशी ही खामोशी थी। वो चाहती थी कि वो कुछ कहे। वो इस तरह चुप रहने वाला तो नहीं था, और कुछ नहीं तो शादी के बारे में ही पूछ लेता। अगले शेर पे ताशफीन ने एक पल को नजर फेर कर देखा। जुगन का दिल सीने में रक्स करने लगा। मुजरमे उल्फत को जो चाहे वो सजा दो, मैं हाजिर दरबार हूँ, ए जाने तमन्ना। दुनिया में हंसी एक से है एक हंसी तर, मैं तेरा तलबगार हूँ, ए जाने तमन्ना। नादारो मुफलिस हूँ, मगर जान भी देकर मैं तेरा खरीदार हूँ, ए जाने तमन्ना। पहले से ही खाली पेट थी, ऊपर से सारे दिन की थकावट, रही सही कसर मुनकबत ने पूरी कर दी। आंसू बल बल बह रहे थे। सर ऐसे घूम रहा था जैसे जमीन अपने मदार में घूमती जा रही हो। एकदम से लगा सारा मैदा उलटकर बाहर आ रहा हो। उसने ताशफीन के बाजू पे हाथ मारा और दोहरी होते हुए बोली, गाड़ी रोकें। वो जो गाड़ी को स्पीड से भगाए ले जा रहा था, ताज्जुब से जुगन की फरमाइश पे उसको देखा। मेरा जी मुतला रहा है, अगर गाड़ी प्यारी है तो साइड। गन से बात मुकम्मल ना हुई, मगर वो समझ गया। फौरन से स्पीड कम करके गाड़ी साइड पे लगा दी। गाड़ी के रुकते ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। इर्द गिर्द बस खेत ही खेत के थे। कामों की बारात आई थी और उस वक्त शहरी आबादी से दूर आ चुके थे। सड़क के किनारे उगे घास से होती हुई भागकर नीचे खेत में उतर गई। तब तक अंदर उठता तूफान कंट्रोल से बाहर हो गया था। वही पेट पकड़कर झुक गई। ताशफीन इस इफ्ताद पे हक्का बक्का बैठा हुआ था। गाड़ी से निकलकर उस तक आया, हाथ में पानी की बोतल थी। तुम्हारी तबीयत पहले से ठीक नहीं थी या अब खराब हुई है? बोतल का ढक्कन खोलकर पानी जुगन की जानब बढ़ाते हुए पूछा। आंसुओं से आंखों का मेकअप वाटरप्रूफ होने की वजह से मिक्स तो नहीं हुआ था, मगर हल्का सा फैल गया था। चेहरा तर था, जिसे उसने अपने दुपट्टे से साफ किया। कुछ खाया ही नहीं था तो निकलता क्या, बस जो सुबह से सोडा और पानी पिया था वही बाहर आया। कांपते हाथों से पानी पकड़कर कुल्ली की और 2 घूंट पानी पिया तो जान में कुछ जान आती महसूस हुई। ताशफीन ने हाथ बढ़ाकर मदद की पेशकश की। आओ चलो। बगैर किसी मुजामत के ताशफीन का बड़ा हुआ हाथ थामकर खड़ी हो गई।
खड़े होकर हाथ छोड़ दिया और जाकर अपनी जगह पे बैठ गई। आपा, आप ठीक तो हैं? हाँ जान, बिल्कुल ठीक हूँ। शायद खाली मैदे की वजह से ऐसा हुआ है। ताशफीन ने अपनी सीट संभालते हुए कहा। मैदा खाली क्यों था? शाम के 6 बज रहे हैं। क्या सिर्फ लंच नहीं किया या नाश्ता भी छोड़ा था? तुम्हारी रंगत से तो लग रहा है जैसे पिछले लंबे अरसे से फाका कशी कर रही हो। क्यों? मुझे क्या तकलीफ जो मैं फाके करूंगी? ना लंच मिस किया ना नाश्ता मिस किया। बड़ी खुश हूँ, इसलिए डट कर खाती हूँ। ताशफीन गाड़ी को वापस रोड पे ले आया था। जेल अब मुस्कुराहट थी। मैं रास्ते में कहीं रोककर तुम्हारे लिए खाने को कुछ लेता हूँ। मगर चौंका, तुम्हारी प्रॉब्लम का इल्म नहीं। अगर तो फूड पॉइजन हुआ है तो बाहर से खाना लेना फ्लॉप आइडिया है। डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मुझे फूड पॉइजन नहीं हुआ है, और इन केस हुआ भी हो तो मुझे डॉक्टर के क्लिनिक का रास्ता आता है। खुद चली जाऊंगी। मैं ले जाऊं तो क्या बुरा होगा? इस वक्त सिर्फ मजबूरी के तहत आपके हमरा सफर कर रही हूँ, वरना मैं आपसे इतनी सी फेवर लेना भी नहीं चाहती हूँ। फेवर कैसी? बहसियत मेरी बीवी तुम कानूनी तौर पर अब मेरी जिम्मेदारी हो। नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी तरफ से आजाद कर चुकी हूँ। बास की वजह से ताशफीन ने बहस को तोल न दिया, खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। वो सीट के साथ टेक लगाकर आंखें मूंदे पड़ी थी। जब ताशफीन के फोन पे कॉल आने लगी। हेलो? कब? दूसरी जानब से न जाने क्या क्या कहा गया। उसने मोटी सी गाली देते हुए बोलना शुरू किया। तुम उन लोगों को किसी भी तरह अंदर आने से रोक दो। कोई लड़का सामने ना आए। उनसे कहो ताशफीन को लेने आए हो तो उसी को लेकर जाना। उनको बताओ ताशफीन अपने घर पे है। जहाँ रेड डालने आए हो वो यहाँ नहीं रहता। मैं लाहौर के करीब ही हूँ, यही 30 मिनट तक पहुँच जाऊंगा। उसने फोन बंद करके दूसरा नंबर मिलाया। फोन कंधे और कान के दरमियान रखे गाड़ी चला रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, ताशफीन अर्ज कर रहा हूँ। 2 सेकंड तक सुनता रहा, फिर बोला, सर उन लोगों ने मेरे खिलाफ पर्चा काट कर वारंट निकलवा लिए हैं। सर मैं कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाह रहा था। अभी तक जो कुछ हुआ है वो सेल्फ डिफेंस है। उन्होंने मेरे भाई के घर पे कब्जा जमा कर घर के अफराद को जबरदस्ती यरगन बनाया हुआ है। एक तरफ इन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने हारिस के लिए पुलिस से राब्ता किया वो उसको जानी नुकसान पहुंचा देंगे। दूसरी तरफ ये पुलिस का सहारा लेकर हमारे बंदे उठाना चाह रहे हैं। सर मुझे हर हाल में अपना भाई उनके शिकंजे से आजाद करवाना है। अगर मैं कहीं गिरफ्तार हो गया तो हमारा बहुत ज्यादा खसारा होगा। मैं कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे इतनी इजाजत दे दें कि उन लोगों के उनके अंदाज में डील कर सकूं। सर आई नीड योर परमिशन। सामने रश आ गया, जिसपे उसने फोन का स्पीकर ऑन करके फोन डायल के पास रख दिया। कोई आदमी संजीदगी से कह रहा था, यंग मैन मैं अभी कॉल करता हूँ। जो भी कोई तुम्हें गिरफ्तार करने का ढोंग रचा रहा है मैं उससे डील कर लेता हूँ। हाँ, अगर पुलिस की बजाय सिविलियन कोई तुम पे या तुम्हारी फैमिली पे किसी फर्द पे हमला करता है तो तुम्हें अपना दफा करके पूरा हक है। बेहतर तो यही होता कि आज वाले वाकये का फौरी पर्चा कटवाया जाता। मगर चौंका, अभी हमें हारिस को ढूंढना है तो इस मामले को बाद में देखेंगे। जो मालूमात तुमने मांगी थी वो मैं तुम्हें ईमेल कर देता हूँ। हारिस दुबई गया जरूर था, मगर सिर्फ 2 दिन के बाद वो पाकिस्तान वापस आ गया था। उसकी फ्लाइट लाहौर की बजाय कराची की थी। इससे आगे हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं जो ये शो करे कि वो कराची से वापस लाहौर आया या कहीं बाहर गया हो। आखिरी मालूमात के मुताबिक हारिस कराची में ही है। थैंक यू सर, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। इंशाल्लाह नई सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपसे दोबारा राब्ता करूंगा। हाँ जरूर यंग मैन, परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स अगेन सर, अल्लाह हाफिज। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे, उसका फोन एक दफा फिर बजने लगा। ऑन स्पीकर पे लगाया। जी असद, ताशफीन वो लोग चले गए हैं। अच्छा हाँ, मुश्ताक सिकंदर को कॉल आई थी, उसके बाद फौरन निकल गया। मैंने ऊपर बात की थी, इन्होंने ही बुलाया होगा। मगर ताशफीन मुझे उनकी जानब से एक खदशा है, ये लोग आज रात दोबारा कोई शरारत जरूर करेंगे। चलें देखते हैं। उसने एक दफा फिर कॉल काट दी। जुगन पूरी तरह उसकी तरफ रुख किए उसको एकटक देखे जा रही थी। आशफीन ने उसकी जानब एक नजर डालकर तसल्ली दी। जिंदगी में सख्तियां आ जाती हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मगर ये सब हुआ कैसे और क्यों? तुमने क्या किया है जो तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं? झूठी एफआईआर काटी गई है, किस बुनियाद पर?
ऑन ड्यूटी एसपी के साथ हाथापाई की है, उसको मारा होगा तब ही एफआईआर काटी। हाँ, एक थप्पड़ मारा था, अगर मुझे इल्म होता वो ये कार्रवाई करेगा मैं 3-4 और लगा देता। तुम खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं रखते? तुम गलती पे गलती करते हो, सीखते क्यों नहीं हो? क्या चाहते हो हम सब बस तुम्हारे गम में जिए? कब तुम अपनी हरकतों से बाज आओगे? मुझे तो गोली ही मारो, अब्बू का ही सोच लो, वो बूढ़े हो गए हैं। तुम्हारी तबीयत नासाज है, क्यों खामखा गुस्सा करके आपे से बाहर हो रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से ये सब होता। तुमने बिशारत हुसैन को पकड़ा और ये दुश्मनी शुरू हुई। रहने देते ना, जहाँ इतने लोगों को इंसाफ नहीं मिला वहाँ शाहरुख को भी इंसाफ ना मिलता तो सबर आ जाता। मगर अब जो आग यहाँ फैल गई है ये सब कुछ खत्म कर सकती है। ताशफीन ने चंद लम्हे कुछ न कहा, फिर धीरे से अंदाज में बोला, बास के सामने इन बातों का तज़किरा नहीं करना चाहता हूँ। हारिस को मेरी वजह से निशाना नहीं बनाया गया, उसके कारोबारी मामलात की वजह से ऐसा हुआ है। मैं तो इसी दिन के डर से उसको समझाने भी गया था, पर खैर किस डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? जैसे ही वो लाहौर में दाखिल हुए ताशफीन ने पूछा था, जिस पे जुगन ने इनकार कर दिया। मुझे घर जाना है, घर जाकर अगर तुम्हारी वोमिटिंग दोबारा शुरू हुई तो फिर बेहतर है अभी दवा लेकर जाएं। जुगन खामोश हो गई। सब कुछ जानने के बाद रही से ही हिम्मत भी जैसे खत्म हो गई थी। ताशफीन ने गाड़ी एक प्राइवेट अस्पताल के सामने रोकी और इन दोनों को हमरा लिए अंदर आ गया। अब्बास की शक्ल से परेशानी झलक रही थी। ताशफीन ने उसको अपने साथ लगाया। हाँ तो जवान, शादी कैसी लगी? अब्बास ने अपने उमड़ आने वाले आंसू ताशफीन की कमीज के साथ ही रगड़कर साफ कर दिए और बोला, अच्छी थी। माहा को बातों में बहला कर रखना ताकि वो कल रात के वाकयात भूल जाए। तुम उसके अच्छे दोस्त हो। हारिस भाई किधर हैं? मैं नहीं जानता, मगर हम बहुत जल्द सुराग लगा लेंगे। फोन फिर से बजने लगा। एक नजर नंबर पे डालकर वो अब्बास से बोला, तुम अपनी आपा के साथ जाओ, मैं ये कॉल सुनकर आता हूँ। गन ने इंतजार भी नहीं किया, अब्बास का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई, जबकि वो फोन कान से लगाए वापस बाहर आ गया। आधे घंटे बाद जुगन वापस आई तो वो अभी तक फोन पे लगा हुआ था। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। अब्बास बोला, आपा डॉक्टर ने क्या बताया है? जुगन ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए अपना आंसू साफ किया और भराई हुई आवाज में बोली, कुछ नहीं जान, बस कहती है मौसम की तब्दीली का असर और थकावट है। फिर आप रो क्यों रही हैं? इस दफा पहले से भी ज्यादा भराई आवाज में बोली, रो कब रही हूँ, ये तो बस आंसू है, निकल आते हैं, वरना मैं क्यों रोऊंगी? अपनी नुस्खे वाली पर्ची दें, मैं उस सामने वाले मेडिकल स्टोर से दवा ले आता हूँ। नहीं बाशी, कल ले लेंगे, अभी अपने भाई को बोलो हमें घर ले चलें। ताशफीन खुद ही आ गया। जुगन का पीछे बैठना महसूस किया और रुख मोड़कर उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है? कहता है जो लोग तुम्हारी जिंदगी में दुख का बायस बने हैं उनसे परहेज करो। दुख का मैदे से क्या ताल्लुक है? दुख हो तो मैदा भी मुतासिर होता है। या हद से ज्यादा भूख लगती है या भूख बिल्कुल मर जाती है। मुझे घर जाना है। ताशीबाई हूँ। अब्बास की बात बीच में ही रह गई क्योंकि एक दफा फिर उसका फोन बजने लगा था। अब्बास ने उदास नजरों से जुगन को देखा, फिर खिड़की के शीशे से सर टिकाकर बाहर देखने लगा। ताशफीन फोन पे न जाने किस किस के साथ सर खपा रहा था, किसी किसे साथ मुसलत से बोल रहा था, किसी की सीधी बेइज्जती कर रहा था। गाड़ी जुगन वाले बंगले के सामने रुकी तो दिल पे एक घुंसा सा पड़ा। उस दिन के बाद वो इस घर में दोबारा नहीं आई थी और आज आई तो उसी के साथ थी जो दिल का महरम था। पर दोनों के दरमियान एक दफा फिर दूरी आ गई थी। शरई तौर पे अब भी एक थे, मगर दिल के शीशे में दरार आ गई थी। न जाने अब ये दूरी कभी कुर्बत में बदल सकती थी कि नहीं। उसने अपनी मुट्ठी में दबे कागज को देखा और फिर गाड़ी से निकलते शख्स को। उसका दिल नहीं चाह रहा था वो इस घर में कदम रखे, मगर जब अब्बास ने उसकी जानब का दरवाजा खोला तो वो नाचार उसके साथ चल पड़ी। अंदर आकर ठीक ठाक हैरत का झटका लगा। ना सिर्फ मम्मी डैडी मौजूद थे बल्कि इसरार अहमद, फारस और हसीब भी इधर ही थे। एक भाई शहरियार को बहला रहा था तो दूसरा माहा के साथ कलरिंग कर रहा था। मम्मी ने जुगन को गले लगाया और कितनी देर रोती रही और बार बार एक ही जुमला दोहराया, मुझे माफ कर दो जुगन, ताशफीन को समझने में हमने गलती हो गई।
آج اس نے اپنی جان پہ کھیل کر ہمیں بچایا ہے۔ میں نے اس بچے کا بہت دل دکھایا تھا، شاید اللہ مجھے معاف کر دے۔ نے سابقہ رویے پہ بہت شرمندہ ہوں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کو سنتی رہی۔ ڈیڈی نے اس کی پیشانی چومی، خیریت دریافت کی، جس پہ عباس نے بتا دیا آپا کو فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، آتے ہوئے ڈاکٹر کو دکھا کر آئی ہیں۔ وہ سب کے سوالوں سے بچنے کے لیے بولی، الماس آپ ہی نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ شہریار کی چیزیں لینے اپنے گھر گئی ہے۔ جگن کو ویسے بھی کھڑے ہونا محال ہو رہا تھا، وہ تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اوپری منزل پہ بنے بیڈ روم میں سے ایک میں بند ہو گئی۔ اتنی دیر تک بیڈ پہ غائب دماغی کی حالت میں پڑی رہی، وہیں آنکھ لگ گئی۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ بیڈ روم سے باہر آئی تو قدم خود بخود الماس کے گھر کی جانب اٹھ گئے۔ درمیان والا راستہ نیم وا تھا۔ وہ الماس کے ڈرائنگ روم سے ہوتی اس کی سیڑھیوں تک آئی تو نیچے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کو پہچان گئی تھی، الماس رو رہی تھی۔ تاشفین، وہ لوگ نہ جانے حارث کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہوں گے۔ اتنا سارا وقت گزر گیا، ہم کسی کی مدد بھی نہیں لے سکتے۔ کاش میں نے تمہاری اور ڈیڈی کی بات مان لی ہوتی، کاش ہم لوگ بشارت حسین کے ساتھ کسی بھی ڈیل کو انوالو نہ ہوتے۔ جگن نے آدھی سیڑھیاں اتری تھی اور سارنے کا منظر دیکھ کر خون ہی جل گیا۔ اس کی بہن تاشفین کے شانے پہ سر ٹکائے کھڑی رو رہی تھی اور وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ جگن کو اپنا غصہ قابو میں نہ رہا، زور زور سے 3-4 دفعہ تالی بجا کر بولی، بہت خوب، اس نے تمہاری وجہ سے اپنی بیوی کو ذلیل کیا، اور دوسری طرف نہ جانے تمہارا شوہر بھی واپس آتا ہے کہ نہیں۔ یہ ٹسوے بہانا بند کرو، اب ایسا کرو دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر لو تاکہ تم لوگوں کے گرد بسنے والے لوگ بھی سکون میں آ جائیں۔ تاشفین کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ماتھے پہ تیوری ابری تھی۔ الماس شوق کے عالم میں بولی، تم اتنی سنگ دل ہو، مجھ پہ ٹوٹنے والی قیامت پر مجھ سے اظہار ہمدردی کرنے کی بجائے اتنی نیچ اور گناونی بات کر رہی ہو، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ شرم؟ کیسی شرم؟ کس بات کی شرم کر رہی؟ ہاں، کس بات کی شرم؟ تم نے اپنی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے میری ازدواجی زندگی میں زہر گھول دیا۔ تمہیں علم تھا میں وہاں خوش ہوں، پھر بھی تم باز نہ آئی۔ کبھی سوچا ہے تمہیں اس شخص سے کیا مسئلہ ہے؟ ہی اپنے شوہر کی بجائے اس کے بھائی کی محبت میں تو مبتلا نہیں ہو کہ اس کو کسی اور عورت کے ساتھ ہنستا دیکھنا تمہیں گوارا نہیں ہوا، چاہے وہ عورت تمہاری بہن ہی ہو؟ اچھا ہے حارث بھائی واپس نہ آئے، ورنہ تمہاری اصلیت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تاشفین کو جگن کی آخری بات پہ صحیح والی تپ چڑھی تھی۔ وہ ایک بار میں 2 سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا۔ الماس رندی ہوئی آواز میں بولی، مجھ سے نفرت ہو گئی ہے، مگر پلیز حارث کے لیے ایسی بات نہ کرو، دعا کرو میرے بچوں کا باپ نہ چھینا جائے، تمہارے بچوں کا باپ نہ چھینا جائے، اس کے لیے سب دعا کریں۔ اور میرے بچوں کے باپ کا کیا، جس کو تم نے ان سے چھین لیا؟ میں ڈاکٹر کو دکھا کر آ رہی ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے مبارک ہو، آپ کو 6 ہفتے کی پریگنینسی ہے، اور ڈبل مبارکباد لیں مسز تاشفین، کیونکہ آپ کے جڑواں بچے ہو رہے ہیں۔ جگن کی آواز رند گئی، اس نے اپنے بازو پہ رکھا تاشفین کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیا اور دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولی، مجھے تم دونوں سے نفرت ہے، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ابھی تک اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹ تاشفین کے سامنے پھینکی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر جس راستے سے آئی تھی وہیں سے پلٹ گئی۔ تاشفین اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر تھکے ہوئے انداز میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر مسلی پڑی رپورٹ اٹھائی اور کھول کر پڑھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ سکین، بلیک اینڈ وائٹ تصویر جڑی ہوئی تھی۔ تاشفین نے رپورٹ پڑھی اور اپنا بایاں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کر نفی میں سر ہلایا، پھر ہارے ہوئے جواری کی طرح دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ الماس اوپر آئی، اس کے ہاتھ سے رپورٹ لے کر نم آنکھوں کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تاشفین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، تاشفین تمہیں بہت مبارک ہو، اور وہ ناراض ہے اس لیے اپنے دل کی بڑاس نکال کر گئی ہے۔ جو بھی اس نے کہا دل سے نہیں کہا، جاؤ اس کو دیکھو، یقیناً رو رہی ہوگی، میں باقی سب کو یہ خوشخبری سناتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں۔ تاشفین کے اسبات میں سر ہلایا مگر فوراً اٹھ کر نہ گیا۔ الماس چلی گئی اور وہ ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر بیٹھا رہا۔